38वें नेशनल गेम्स का काउंटडाउन हुआ शुरू। तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर दी जानकारी। आयोजन को बताया प्रदेश के लिए गौरव की बात। लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फबारी, पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में गिरावट। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, बारिश के अलर्ट ने बढ़ाई टेंशन। आईएमडी की ओर से जारी एडवाइजरी, पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ेगा असर। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा, सरकार हार के डर से नहीं करा रही चुनाव। उत्तराखंड में चली तबादला एक्सप्रेस। 23 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले। कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर भी बदले गए। मसूरी में मौसम ने बदली करवट। ओलावृष्टि से लोगों को करना पड़ रहा भारी ठंड का सामना। ठंड से बचने के लिए लेना पड़ रहा अलाव का सहारा। निकाय चुनाव को लेकर लाल कुआं के पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा ने पेश की दावेदारी। कहा, जनता ने मौका दिया तो लाल कुआं नगर पंचायत बनेगी आदर्श नगर पंचायत। बागेश्वर में आम समस्याओं को लेकर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कई समस्याओं के निस्तारण की कही बात। हल्द्वानी के उधम सिंह नगर में विधिक माप विज्ञान विभाग के सहायक नियंत्रक की रिश्वतखोरी का मामला। सतर्कता विभाग की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। बता दें, शीतकालीन चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा 2025 को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, खराब मौसम के दौरान आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने और सड़कों की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। वहीं शीतकालीन सत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने जीएमवीएन के होटलों में 25% छूट देने का निर्णय भी लिया है। इसके साथ ही सीएम ने यात्रा से जुड़ी तमाम तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो। हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा कि एक यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। साथ में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है, उस यात्रा को ठोस रूप देना और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए देश भर के अंदर जो हमारे श्रद्धालु पर्यटक तीर्थ यात्री यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए सभी सुविधाएं शीतकाल के अनुरूप जो है सुनिश्चित की जाए, उसको बनाया जाए। उस दिशा में भी हमारा काम हो रहा है और जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनको उस से तैयार किया जा रहा है। कुछ हम छूट का प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो है जो छूट है शीतकाल में आने वालों में जीएमवीएन के जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनकी कम से कम 25% की छूट की राशि का भी जो है प्रावधान कर रहे हैं।
और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रित किया गया है। कुंभ में उत्तराखंड का एक अलग से पंडाल सजेगा जहां उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया जाएगा, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी उत्तर प्रदेश में होने वाले कुंभ महोत्सव में अपने स्तर से सभी मदद उपलब्ध कराएगी और साथ ही राज्य में रहने वाले साधु संत और आम जनों की सुविधा के अनुरूप उनके परिवहन की व्यवस्था भी करेगी। माँ गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। और चलिए अब बात करते हैं खटीमा की। उधम सिंह नगर के खटीमा में पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी और सदस्यगण ने जन आक्रोश रैली निकाली। दरअसल काफी समय से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न से पूरे देश में लोग परेशान हैं, जिस कारण संगठन के लोगों ने ज्ञापन भेज शासन और प्रशासन से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को रोकने की मांग उठाई है। वहीं भारत सरकार से संयुक्त राष्ट्र संघ से विचार विमर्श करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग भी रखी गई है। आज का मुख्य कारण ये था कि जो हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है और हमारे जो बहनों के साथ, जो माताओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो हमारे से सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे पूर्व सैनिकों ने जो 71 की लड़ाई में जो है, जो कि हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनको भी वो भी आज पीड़ित हैं कि उनका दर्द देख करके हम लोगों को सहन नहीं हो रहा है। जिस कारण से आज हमने बहुत भारी संख्या में यहाँ पर रैली निकाली है और हम भारत सरकार से चाहते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करके उनका उत्पीड़न को बंद करें। ये रैली हमने प्रारंभ की थी अपना सनातन धर्मशाला से, जहाँ पर हमारे रामलीला मनाई जाती है, वहाँ से लेकर के तहसील परिसर तक। देखिए, पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है, उसी के आक्रोश में कि जन आक्रोश रैली हमारे पूर्व सैनिक संगठन खटीमा के वालों ने निकाली थी। उन्होंने ज्ञापन मेरे को दिया, ज्ञापन उचित माध्यम से मैं प्रेषित कर दूँगा और इन सब चीज़ों की हम निंदा भी करते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आज बांग्लादेश में लगातार हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में देहरादून में आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय दून के रेंजर ग्राउंड में एकत्रित हुए। इस आक्रोश मोर्चा साधु संत महामंडलेश्वर के साथ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, दून के व्यापार मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी ने कहा कि बांग्लादेश में जो वर्तमान में सत्ता को कांग्रेस और असंवैधानिक रूप से कब्जाया है। तुमने तख्ता अपनी सरकार का पलट किया और जुर्म हिंदुओं पे 1 साल की लड़की से लेके 70 साल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में एक आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते होंगे कि हजारों की संख्या में हिंदू समाज देहरादून में आज एकजुट है और देहरादून के रेंजर ग्राउंड में जो है ये आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया है। यहाँ से लेके सीएम आवास तक जो है एक रैली निकाली जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन भी जो है वो लगातार दिया जाएगा। क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते होंगे जहाँ एक तरफ जो है हिंदू संत समाज, देहरादून की स्थानीय जनता जो है वह मौजूद है, तो व्यापार मंडल भी इसमें जो है बढ़ चढ़कर अपने सभी व्यापारियों के साथ आक्रोश दिखाने के लिए आए हैं। बांग्लादेश में लगातार विरोध हो रहा है हिंदुओं के साथ। पंकज जी, आप भी आए हैं यहाँ पे व्यापार मंडल की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोग इसका विरोध जताने के लिए आज इस आक्रोश रैली में जो एकत्रित हुए हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ और अल्पसंख्यक समाज के साथ बांग्लादेश में। उसका आज हम विरोध जताने के लिए अपनी दुकानें बंद करके 2 घंटे के लिए पूरा बाजार और जहाँ एकत्रित हुए हैं
और इस आक्रोश रैली के माध्यम से जो डीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे उस ज्ञापन को सौंपेंगे और साथ ही अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे कि जिस प्रकार से वहाँ महिलाओं पर अत्याचार, जिस प्रकार से वहाँ पर स्थिति बिगड़ी हुई है उसे सुधारी जाए। और हम अपनी केंद्र सरकार से ये मांग भी करेंगे कि यूएनओ के माध्यम से आज सारे संगठन, चाहे सहारनपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मेरठ हो, आप देख रहे हैं किस प्रकार से सभी लोग लामबंद होकर के सड़कों के ऊपर है। तो इसकी आवाज़ को अगर हम भारत सरकार यूएनओ तक पहुँचा करके और कोई ना कुछ ऐसा एक्शन ले कि वहाँ जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसे रोका जाए, इसलिए आज हम यहाँ पर करेगा चल रहे हैं। दलित मोर्चा से कुछ नहीं होता, अत्याचार अगर लगातार चलता रहा बांग्लादेश में तो अगला कदम क्या होगा भारतवासियों का? मैं समझता हूँ कि जैसा भी हमें आदेश होगा और जैसा भी हमें लगेगा, तो मुझे लगता है कि अगर दिल्ली भी कूच करना पड़ा तो हम लोग दिल्ली भी कूच करेंगे और यहाँ से एकत्रित होकर के सभी प्रदेशों से लोग एकत्रित होकर के दिल्ली भी जाएंगे और अपनी बात भी रखेंगे ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कृत्यों को रोका जाए और इस प्रकार के जो अमानवीय व्यवहार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बांग्लादेश में हो रहे हैं उसे रोका जाए। और बांग्लादेश जो कि मैं समझता हूँ कि भारत ने ही कभी उसे अलग करके बनाया था और आज भारतीयों के ऊपर ही, हिंदुओं के ऊपर ही आज वो इस प्रकार का अत्याचार कर रहा है, ये बहुत ही घृणा का है। और जो नोबेल पुरस्कार लेने के बाद इस तरह की हत्या कर रहे हैं, मैं तो सरकार से ये भी मांग करूंगा, यूएनओ से मांग करूंगा, वर्ल्ड के एसोसिएशन से मांग करूंगा कि उसको ऐसे आदमी का तो नोबेल पुरस्कार भी वापस छीन लेना चाहिए। हमारी मांग भी इस प्रकार की है। तो बिल्कुल देखिए, आक्रोश जो है वो बांग्लादेश के विरोध में अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अलग अलग कोनों में डेली ही आक्रोश जताया जा रहा है, लेकिन अब भारत सरकार कब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी और बांग्लादेश से कब एक तरीके से पूरे हक वापस लेके हिंदुओं पे हो रही प्रताड़ना से उनको मुक्त करवा पाएगी। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए। भारत माता की जय। बांग्लादेश में हिंदुओं में लगातार अत्याचार हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सभी भारतवासी और उत्तराखंड वासियों से चाहेंगे कि वो सब भी हमारा सहयोग करें और जो बांग्लादेश में लोगों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पर सब लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद। भारत माता की। हम बांग्लादेश के विरोध में ये बोलेंगे कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। अगर हिंदू भाई भाई एकजुट होंगे तभी हम उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और तभी अत्याचार को रोक सकते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इतिहास से हम सबक नहीं लेते हैं। हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं। तो बता दें आपको, बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार को लेकर देहरादून में ये मार्च निकाला गया है, जहां पर सभी हिंदुओं को एकजुट होने की आग्रह जो है वो की जा रही है। सभी लोग एक साथ आए, कट्टरपंथ के खिलाफ देश भर के संत एक साथ जुटकर ये इस मुहिम को छेड़ा है। इसी के साथ बांग्लादेश में जमाती हाहाकार को लेकर हिंदू कब तक शिकार बनते रहेंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। 1 साल की लड़की से लेके 70 साल की, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, पर साथियों कमजोर नहीं है हम। और चलिए उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर खबर बताते हैं, जहां पर अब रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राजभवन से ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने की बात कही है। उन्होंने इसके लिए राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह का आभार भी व्यक्त किया है। बता दें आपको, निकाय चुनाव से जुड़े इस फैसले का सभी को इंतजार था। देखिए, मैं माननीय राज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और चूँकि बहुत दिनों से हमारी फाइल लंबी थी, अंततः उनके आशीर्वाद की जो हमें अपेक्षा थी वो उन्होंने वो अपेक्षा पूरी की है। उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। अब हम बहुत जल्द चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। यात्रा को लेकर तो उसमें वर्कशॉप चलेगा, ब्रेकिंग चलेगी, उसमें फॉलो। तो बता दें आपको, निकाय चुनाव का दिन अब जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तैयारियां उतनी ही चरम पर नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर बता दें आपको कि राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी किया जा सकता है। इसी के साथ प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राजभवन से ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने की बात कही है।
वहीं पिथौरागढ़ में बोलेरो गाड़ी पर शव ले जाने की घटना को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी अस्पतालों के लिए एसओपी जारी की है, जिसमें अब शव को एम्बुलेंस के माध्यम से निःशुल्क घर तक छोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी अस्पतालों को आदेश जारी किया है कि इसके लिए इस एसओपी भी जारी कर दी गई है और उन्होंने बताया है कि प्रदेश के सभी अस्पताल में एक्सीडेंट या अन्य कारण से लाई कई डेड बॉडी को एम्बुलेंस निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। और मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो हालांकि अस्पताल का नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने सभी अस्पतालों को ये निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि पिथौरागढ़ में बोलेरो गाड़ी के ऊपर डेड बॉडी ले जाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने ये ठोस कदम उठाया है। बहुत गलत है और आपने देखा होगा कि कल ही मैंने बैठक भी कर दी है और हमने कहा कि कोई भी गरीब अगर आदमी है या कोई भी है तो आप तो हमने एसओपी जारी कर दी है कि किसी भी हॉस्पिटल में, वैसे तो हॉस्पिटल का केस नहीं है वो, लेकिन अगर हॉस्पिटल में किसी की जो है कहीं से भी कोई डेड बॉडी आती है या कहीं एक्सीडेंट में आती है तो निःशुल्क जो है एम्बुलेंस के द्वारा उसके जो है पार्थिव शरीर को उनको घर तक छोड़ा जाए। आपको पिथौरागढ़ से ये खबर आप देख रहे हैं, जहां पर एसओपी जारी कर शव को निःशुल्क घर तक छोड़े जाने का कदम जो है वो उठाया गया है। वो तैयार रहे, दौड़ के आगे है। इसके बाद शपथ के लिए वहीं टिहरी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों को उनके बेहतर काम करने और सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने पर डीएम ने पंचायतों को सम्मानित किया है। इस दौरान जिला अधिकारी टिहरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसी तरह से काम करना चाहिए ताकि हमारे ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विकास पर आगे बढ़ सके और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनी रहे। भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए गए थे, जिसमें कि जो उत्कृष्ट टॉयलेट्स थे उन गांव के प्रतिनिधियों को और साथ ही वहाँ के जो नागरिक हैं जिन्होंने अच्छे व्यक्तिगत शौचालय बनाए उनको आज पुरस्कृत किया गया, प्रोत्साहित किया गया और निश्चित तौर पर उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे वह एक योजना का उचित तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और उसको आगे उसको लगातार साफ सफाई मेंटेन करने में भी उन्होंने अपनी जन भागीदारी भी ली है। साथ ही जो गाँव में अवेलेबल फंड्स होते हैं उसका भी सदुपयोग किया है। इसे आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहीं ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया गया और सार्वजनिक शौचालय बनाने पर सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं देहरादून की, जहां की देहरादून के अलकनंदा एन्क्लेव में ओएनजीसी से रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या कर दी गई। रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। बता दें कि ओएनजीसी से रिटायर्ड इंजीनियर अशोक कुमार गर्ग जीएमएस रोड पर स्थित अलकनंदा एन्क्लेव में अकेले रहते थे। सोमवार रात पड़ोसियों ने अशोक कुमार के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। पड़ोसी उनके घर पहुंचे तो अंदर खून से लथपथ अशोक कुमार जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर पर घाव थे जिनसे खून भी बह रहा था। पड़ोसियों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहां कुछ देर उपचार के बाद डॉक्टरों ने अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान एसएसपी अजय सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और फिलहाल फॉरेंसिक टीम को मौके से साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला। मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। देखिए, ये जीएमएस रोड पर अलकनंदा एन्क्लेव है, तो वहाँ पर ये जो बुजुर्ग थे तकरीबन जिनकी उम्र 76 से 77 के आसपास रही होगी, श्री अशोक कुमार गर्ग साहब, तो शाम को जो सूचना बसंत विहार को ये प्राप्त हुई थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनके घर में किसी के द्वारा चाकू से वध किया गया है। तो तत्काल पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया और हमारी बसंत विहार पुलिस के द्वारा तत्काल उनको
जब वो मौके पे गए तो बाथरूम में वो उस टाइम जिंदा थे, उनको तत्काल अस्पताल पहुंचे कि जो है उनको फर्स्ट एड उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद तकरीबन आधे पौन घंटे बाद उनकी वहाँ डेथ हो गई थी। वहीं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। राष्ट्रीय खेल की तैयारियों को लेकर सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी भी साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी तैयारियां बेहतर व्यवस्थाओं के साथ पूर्ण की जाएगी। राष्ट्रीय खेल का आयोजन प्रदेश के लिए न केवल गौरव का विषय है, बल्कि ये प्रदेश की खेल संस्कृति और विकास को प्रोत्साहन देने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी दी है और ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे निश्चित रूप से हमारी खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। साथ ही इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, बहुत शानदार बनाने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। हर तरीके से सभी डिपार्टमेंट, सभी जिम्मेदार लोग, हमारा खेल विभाग, खेल मंत्री जी, उनकी पूरी टीम लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है और हमारा प्रयास होगा कि जो हमारे खिलाड़ी हमारे राज्य में आएंगे, देश के लगभग 10,000 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, वो एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं और दूसरे राज्यों में भी जो खेल हुए हैं, गोवा में, गुजरात में, आज गुजरात के भी खेल सचिव यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अपनी चीज़ें यहाँ पर हमको बताई हैं। इसके साथ ही हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पर आए हैं, सुनैना जी और दिग्विजय जी, हमारे राजीव मेहता जी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, वो भी हमारे को इसमें योगदान दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जैसे हमारे सभी आयोजन बहुत ही शानदार हुए हैं, पिछले सालों में अगर हम कुछ आयोजनों की बात करें तो उसमें हमारे चाहे G20 का आयोजन हो, आप सब लोगों के सहयोग से, हमारे पत्रकार भाइयों का भी, छायाकार बंधुओं का भी, सभी का, मीडिया के लोगों का बहुत बड़ा उसमें सहयोग रहा। आप लोगों ने उसको सफलता प्रदान करवाने में बहुत हमारा सहयोग किया, राज्य की सरकार का सहयोग किया, आयोजनकर्ताओं का सहयोग किया, या हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो जिसमें भी पूरे देश और दुनिया के लोगों ने प्रतिभाग किया था, वह भी शानदार आयोजन हुआ था। उसी प्रकार हमारा प्रयास है कि यह आयोजन भी हमारा बहुत शानदार हो। सभी इस खेलों में आप सभी का बहुत, हमारा सबका अपेक्षित सहयोग जरूरी है। सड़क की व्यवस्था के लिए भी सड़क मार्ग सभी जगह हम ठीक कर रहे हैं। आज भी बैठक में ये तय हुआ है कि जहाँ भी जल्दी से जल्दी सड़क मार्ग का काम किया जाना है, सड़क मार्ग का काम किया जाएगा। परिवहन की जो व्यवस्था की जानी है वो की जाएगी। हमारे जिलाधिकारी भी अपने अपने स्तरों से सबके साथ समन्वय करके, सारे विभाग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन पर रहेंगे और कोऑर्डिनेशन करके जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है, जहाँ भी जो काम होना है उस काम को करेंगे और एक टीम भावना के रूप में ये खेल हमारे लिए ऐतिहासिक होंगे और शानदार होंगे। इसका सफल आयोजन होगा और इसमें आप सबकी भी शुभकामनाएं हर प्रकार से, हर कार्यक्रम में जिस प्रकार मिलती रही हैं, इसमें भी आप सब लोग पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। मैं सबसे पहले वहीं उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि निकाय चुनाव के लिए आरक्षण तय होते ही पार्टी पर्यवेक्षकों की 50 टोलियों को निकायों में भेजेगी। निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है। इस चुनाव में भी पार्टी का मुख्य फोकस बूथ प्रबंधन पर रहेगा। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने मामले को लेकर सरकार पर हार के डर का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव और अन्य चुनाव को नहीं करा रही है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। दल को क्या गोपनीय रिपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ रही है?
इसका मतलब हार का डर कहीं न कहीं भाजपा को सता रहा है, निश्चित रूप से सता रहा है। और पंचायत चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, आप भाजपा को अंदरूनी सिर फुटबॉल का शिकार होना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे हैं, सीनियर से सीनियर लोग टिकट मांग रहे हैं। आप देहरादून में देख लीजिए कितने सीनियर लोग आज चुनाव में मेयर के पद के लिए उम्मीदवार होने कितना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पे तय नहीं है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है भाजपा में, इसलिए चुनाव टालना चाह रही है। बार बार हार के डर से डाल रही है, अंदरूनी सिर फुटबॉल के डर से चुनाव टालने का काम कर रही है। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, आज भी तैयार हैं, लेकिन सरकार अगर गंभीर हो तो निश्चित रूप से चुनाव हो सकते हैं और अच्छे चुनाव हो सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में परिणाम आना एक अलग बात है। विपक्ष का काम अपने संगठन को दुरुस्त करना, उस पर किस रूप में वो काम करें। हमारे संगठन का केंद्रीय पोलिंग बूथ होता है और जैसे ही रिजर्वेशन फाइनल होता है, हमने नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए, पालिकाओं के लिए हम अपने पर्यवेक्षक हम भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के बीच से रायशुमारी करके नाम का पैनल लाएंगे और बाद में जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे हम लोग कराने वाले हैं। और जीत ही हमारी प्राथमिकता है और चुनाव की जीत के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम की रचना बनानी होगी वो सब बनाएंगे। और मैं कह सकता हूँ 11 के 11 निगम और अधिकतर पंचायत और नगर पालिकाओं में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता विजयी होकर आएंगे। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल जिले की एक महिला ने सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए एक ऐसा पैंतरा अपनाया जिसने उसे मुसीबत में डाल दिया। महिला ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट में पुलिस की वर्दी मंगवाई और वर्दी पहनकर आपत्तिजनक वीडियो भी बना डाला। उसने अपने YouTube और Instagram पर वीडियो अपलोड किया, जिसके बाद नैनीताल पुलिस की इस पर नजर पड़ गई, जिसके बाद आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उससे सारे वीडियो डिलीट करवाए गए और अब वो अपने कृत्य के लिए माफी भी मांग रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामला नैनीताल जिले के काला ढूंगी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो चलिए, फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दीजिए अनुमति। जय हिंद।